नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के आने वाले आईपीओ के ऊपर। तो जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है उसका टेंटेटिव मंथ है, या तो वो मार्च के एंडिंग तक में आ जाएगा या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आ जाएगा। तो आप मार्च से अप्रैल के बीच में एलआईसी के आईपीओ के आने की उम्मीद बना सकते हो। अब एलआईसी के आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको एलआईसी कंपनी की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, इस एलआईसी कंपनी की गुड और बैड पॉइंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इन सभी पॉइंट्स को डिस्कशन करने के बाद आप इस कंक्लूजन पर पहुंच पाओगे कि आपको इस एलआईसी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम एलआईसी के स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलआईसी के पास 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय है, 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव एजेंट्स है और 39 करोड़ एक्टिव पॉलिसी होल्डर्स है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में मार्केट प्लेस का बाप है। पर एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी और 1956 से लेकर 2000 तक एलआईसी एक लौती ऐसी कंपनी थी जो कस्टमर्स को लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी। 2000 में सरकार ने कुछ नियम बदले और अब एलआईसी के कुछ कॉम्पिटिटर यानी कि प्राइवेट कंपनी एलआईसी के कंपटीशन में आ गई है। और उन कंपनियों में जो कंपनी शामिल है उसमें सबसे पहले है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, तीसरी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ऐसे अच्छे प्लेयर अब एलआईसी को टक्कर दे रहे हैं। दूसरा जो स्ट्रेंथ पॉइंट एलआईसी का है वो ये है कि एलआईसी के पास मार्केट का 64% से भी ज़्यादा शेयर है, यानी कि एलआईसी की मार्केट में मोनोपोली बनी हुई है। तीसरा जो सबसे स्ट्रेंथिंग पॉइंट है वो है ट्रस्ट। एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है और गांव यानी कि 2 या 3 टायर सिटी या विलेज तक में भी आपको ये पता चल जाएगा कि एलआईसी की पॉलिसी होल्डर आपको मिल जाएंगे। तो एक ट्रस्ट लोगों में बना हुआ है और लोग ये भी कहते हैं कि एलआईसी अगर डूब गई तो एक गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण हमारे पैसे ही डूबेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पैसों का रिस्क गवर्नमेंट उसे चुका देगी। तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी एलआईसी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ माना गया है। अब हम एलआईसी की कुछ वीकनेस के बारे में अगर बात करें तो एलआईसी के पास 2014 में मार्केट का 75% से भी ज़्यादा शेयर था, पर ये 2022 तक आते आते 64% तक पहुंच गया। तो इससे आप ये देख रहे हो कि जो एलआईसी का मार्केट शेयर है वो हर साल घटते जा रहा है। तो आने वाले सालों में भी अगर एलआईसी ने अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव नहीं किया और मार्केटिंग पर अगर अच्छा खर्चा नहीं किया तो एलआईसी के स्टेक में और गिरावट होने की संभावना बनी रहेगी। पर ये एक गवर्नमेंट कंपनी है तो हम ये कह नहीं सकते कि इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी इम्प्रूव होगी या नहीं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस मेरे हिसाब से एलआईसी का माना जाएगा। दूसरा जो वीकनेस पॉइंट है वो है उसके एजेंट। उसके 15 लाख से ज़्यादा एजेंट है, जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, क्योंकि एजेंट गांव-गांव जाकर या शहर-शहर जाकर पॉलिसी होल्डर्स को अपनी पॉलिसीज बेचते हैं और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की देखरेख रखते हैं। तो उन एजेंट्स को देने के लिए कमीशन भी देना पड़ता है। तो एलआईसी का जो प्रीमियम होता है वो कंपेयर टू अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा होता है। आप खुद भी जाकर देख सकते हो। मैंने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस अगर एलआईसी का हम प्रीमियम कैलकुलेट करें और 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस हम एसबीआई लाइफ या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का आप कैलकुलेट करो तो कंपेयर टू एलआईसी के कंपेयर में दूसरे जो प्राइवेट कंपनी है उसका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम आएगा। तो एजेंट होने के कारण इसका जो कमीशन रेट है वो बढ़ जाता है। तीसरी जो उसकी वीकनेस पॉइंट है वो है एलआईसी ऑफलाइन में तो बहुत अच्छी है पर ऑनलाइन में उसका मार्केट शेयर काफ़ी ख़राब है, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण उसमें जो अपडेटेशन आ तो रही है पर कंपेयर टू अदर उसके जो कॉम्पिटिटर है उसकी तुलना में वो कम आ रही है। तो अगर आप ऑफलाइन पर्पज़ से देखें तो एलआईसी नंबर 1 पर है, पर ऑनलाइन पर्पज़ से देखें तो वो अपने कॉम्पिटिटर से पिछड़ सकती है। तो आने वाले सालों में अगर एलआईसी ने अपने कॉम्पिटिटरों को चुनौती देने के लिए अपने जो ऑनलाइन बिजनेस है उसे अच्छा नहीं किया तो उसका स्टेक मार्केट से पिछड़ सकता है। अब हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो लोग एलआईसी में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसमें एक ट्रस्ट बना हुआ है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो उसे भी आईआरडीए ही रेगुलेट करती है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है वो अगर डूब जाए तो आईआरडीए का नियम ये कहता है कि जो दूसरी अच्छी कंपनी है वो उस कंपनी के साथ जो डूबने वाली कंपनी को मर्ज कर दिया जाए। हम ये यस बैंक के किस्से में भी देख ही रहे थे। यस बैंक एक प्राइवेट बैंक था
पर उसे डूबने नहीं दिया गया। उसका स्टेक, मेजर स्टेक SBI के साथ मर्ज कर लिया गया। तो आप अगर ट्रस्ट की बात करें तो प्राइवेट कंपेटिटर भी इतने ही अच्छे हैं जितना LIC है। तो अगर LIC को अपने कॉम्पिटिटर के साथ अगर कंपटीशन करना है तो अपनी सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी को सुधारना ही सुधारना पड़ेगा। और अगर LIC इसमें पिछड़ेगी तो ये 100% है कि LIC अपने प्राइवेट कॉम्पिटिटर से तुलना में टिक नहीं पाएगी। दूसरी बात, जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो LIC का 96 से लेकर 98% का है। अब जो दूसरे उसके प्राइवेट कंपनी है उसका भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है, वो भी 90 से लेकर 95 के बीच में क्लेम सेटलमेंट रेशियो दे ही रहे हैं अपने कस्टमर्स को। अब LIC के पास इतना ज़्यादा कैश इनफ्लो है कि उसने शेयर मार्केट की सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट की इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो LIC है वो ज़्यादा तौर पर एक इंडेक्स फंड की तरह भी बर्ताव करती है। तो अगर आपको इंडेक्स फंड की तरह ही अगर प्रॉफिट चाहिए तो आप किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो, उसके तुलना में आप LIC के शेयर क्यों लोगे? तो ये मेरा कुछ कंसर्न है। अगर आप मेरी राय जानना चाहे तो मैं अभी तो LIC में निवेश नहीं करूँगा, पर अगर इन फ्यूचर LIC अपने प्रोडक्ट को सुधारती है, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करती है और अपने मार्केट स्टेक को अगर बरकरार रखती है तो इन फ्यूचर मैं इन LIC के शेयरों को लेने के बारे में सोच सकूँगा। अगर इस IPO की बात करें तो मैं इस IPO में अप्लाई तो ज़रूर करूँगा, पर अप्लाई करने के बाद अगर मुझे जब इस शेयर मार्केट में लिस्ट होगा और अगर इसकी वैल्यू अगर अप्लाई प्राइस से अगर बड़ी हुई होगी तो मैं उसे बेचकर अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे तो LIC से कुछ ज़्यादा आशा लग नहीं रही है। आप इन इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप LIC के इस IPO में निवेश करना चाहते हो, और अगर LIC के कुछ और गुड पॉइंट्स या कुछ और बैड पॉइंट्स आप जानते हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि दूसरे व्यूवर्स को भी इसमें हेल्प हो जाएगी। क्योंकि पेटीएम के IPO में बहुत ऐसा हुआ था कि पेटीएम के IPO में बहुत हाइप बन गया था और बहुत सारे लोग जिन्होंने पेटीएम के IPO में निवेश कर दिया उनके पैसों का क्या हाल हुआ है आप वो देख सकते हो। आपके पैसे आपकी गाड़ी और मेहनत की कमाई है और वो डूबे नहीं, और उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा केयर और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो किसी भी IPO में या किसी भी शेयर में या किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। और अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन हो इस IPO के बारे में तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मुझे मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।